जय हिंद बच्चा लोग, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल PSS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को हम बता दिए थे कि हमारे ब्लड वेसल्स अर्थात रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं, ये इनका कार्य क्या होता है। धमनी और शिरा में हम डिफरेंस बता दिए थे, अंतर बता दिए थे। और ये धमनी और शिरा हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, आपको इतना भी बता दिए थे कि हमारी जो धमनी होती है हमारे त्वचा के निचली सतह पर अर्थात हड्डियों से सटी हुई पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर के साथ बहता है, और प्रेशर के साथ बहेगा तो फट उठ जाएंगी, है ना। फट जाएंगी और ना फट, इसलिए वो नीचे पाई जाती है ताकि वो फटे ना। क्योंकि दबाव में रहेंगे तो नहीं फटेंगे, लेकिन वैसे अगर ऊपर रहेंगी तो हमेशा कूदते हुए रहेंगे, उछलते हुए रहेंगे। इसलिए हमारी धमनी जो होती है ना तो नीचे गहराई में पाई जाती है, जबकि सिरा वाला भाग जो होता है वो हमेशा ऊपर ही पाया जाता है। थोड़ा सा उसका हम रिवीजन कर लेंगे। ये जो है देखते हैं आपका धमनी ये जी देखिएगा। रुधिर वाहिनियों को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं ना। इसमें डिफरेंस हम क्या क्या देख लेते हैं। आपका रुधिर जो होता है शुद्ध किस समय होता है, तो शुद्ध रुधिर आपका बहता है आपके धमनी वाले भाग में, अशुद्ध रुधिर बहता है आपके सिरा वाले भाग में। ठीक है। जो धमनी की दीवारें होती हैं मोटी होती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें रुधिर प्रेशर के साथ बहता है। प्रेशर होता कितना है सर? तो 120 mmHg होता है। ठीक है। इसका प्रेशर रुधिर का धमनी का प्रेशर होता है 120 mmHg। उसके बाद वाला टॉपिक क्या आ जाता है कि जो सिरा वाला भाग होता है, सिरा वाले की जितनी भी दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, और पतली होती हैं बहुत ही ज्यादा महीन होती हैं। ठीक है। और उसमें जो होता है रुधिर का प्रेशर बहुत ही कम होता है ना। और प्रेशर होने की वजह से बहुत ही आराम से इत्मीनान से रुधिर बहता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। जबकि आपका जो सिरा वाला का प्रेशर होता है, एक सिरा वाले का प्रेशर नॉर्मल होता है, कम होता है, 80 mmHg होता है। ठीक है बच्चा लोग, इतने से तो आप लोगों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि धमनी और सिरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है, ये चांस है, क्योंकि धमनी और सिरा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इससे कहने का मतलब है कि धमनी और सिरा से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा, चाहे जो प्रश्न बने, 2 नंबर का बने, 4 नंबर का बने, तो कोई ना कोई प्रश्न इससे बनेगा। अब आगे बात आती है कि जो धमनी होता है भैया, ये हमारे पूरे शरीर में हृदय से रुधिर को पूरे शरीर में ले जाती है। और सिरा वाला क्या करता है? पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को हृदय में ले आती है। रुधिर शुद्ध और अशुद्ध क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध रुधिर में आपका ऑक्सीजन पाया जाएगा, अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा। ठीक है। शुद्ध रुधिर होने के कारण रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है, अशुद्ध रुधिर होने के कारण रुधिर का रंग कैसे दिखाई देता है? आपका थोड़ा सा नीला या फिर बैंगनी रंग का हल्का दिखाई देता है। और जो शुद्ध रुधिर होता है उसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब यह अस्थायी यौगिक होता है। ठीक है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। फिर जब जाएगा हमारी अंगों तक, कोशिकांगों तक या ऊतकों तक जाएगा, तो वहां पर ऑक्सीजन को दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगा। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को वहीं पर छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेता है। और जब उठा लेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां पर हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है? आपके सिरा वाले भाग में। ठीक है। एक ऐसी जो सिरा होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो याद रखना, फुफ्फुस धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, क्योंकि हमारे हृदय से फेफड़े तक रुधिर को ले जाने का काम करती है आपका फुफ्फुस धमनी करती है। ठीक है। लेकिन वही फेफड़े से हृदय में रुधिर को ले आने का काम करती है फुफ्फुस सिरा, और वैसे फुफ्फुस सिरा में आपका शुद्ध रुधिर पाया जाता है। डन। यहाँ तक की बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को हम पिछली क्लास में क्लियर कर दिए थे। और एक चीज आप बताए थे धमनी और सिरा में, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद धमनी और सिरा का और आगे बताते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, रुधिर हृदय द्वारा पंप होता हुआ पूरे शरीर में विस्तृत रूप से फैली हुई मोटी या पतली रुधिर वाहिनिकाओं में निरंतर बहता रहता है। रक्त संचरण में रुधिर वाहिनियों के 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने मुख्य भाग होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है धमनी, दूसरा भाग होता है सिरा, और तीसरा भाग होता है आपका केशिका। 3 भाग होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? धमनी देखेंगे। तो धमनी याद रखना, धमनियां जो होती हैं ये हृदय से शरीर में रुधिर को ले जाने का काम करती हैं, और यह रुधिर जो होता है शुद्ध होता है। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि आदर्श रूप से इन्हें हम कह सकते हैं कि यह ऐसी वाहिनियां होती हैं जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। कहाँ से ले जा रही है? हृदय से दूर ले जा रही है। अब आप सोचिए, हृदय से तो दूर लेकर चली गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें मुख्यतः ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। आपको बताया अभी कि आपके धमनी वाले भाग में रुधिर जो कैसा होता है? शुद्ध होता है। केवल फुफ्फुसीय धमनी ऐसी होती है, मात्र फुफ्फुसीय धमनी, जिसको हम पल्मोनरी वेन आर्टरीज कहते हैं। यह एक ऐसी आर्टरीज होती है जिसमें आपका अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, बाकी सब में शुद्ध रुधिर
पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे सिरा वाला भाग। सिरा वाले भाग में क्या होता है, ये पूरे शरीर से, ऊतकों से, अंगों से पूरे रक्त को, अशुद्ध रक्त को लेकर आएगा कहाँ पर, हृदय में। अर्थात हम इसको अतः सामान्य रूप से कह सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जो आपकी सिराएं होती हैं रुधिर को हृदय के समीप लेकर आती हैं। ठीक है, रुधिर को क्या करेंगे, पूरे शरीर को हृदय के समीप लेकर आती हैं। ठीक है, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है, इसलिए इसको हम अनाक्सीकृत रुधिर या अशुद्ध रुधिर कहते हैं। ठीक है, फुफ्फुसीय सिरा ऐसी सिरा होती है जो जिसमें आपका शुद्ध रुधिर पाया जाता है। फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। ये क्या कहाँ से कहाँ पर पाई जाती है, तो मुख्यतः हमारे जो फेफड़ा होता है ना, फेफड़े से आपका रुधिर हमारे हृदय में लेकर आएगी, इसलिए इसको हम फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। और इसमें आपका शुद्ध रुधिर होता है, यही एक अपवाद होता है आपके सिरा वाले भाग में। ठीक है जी, इतना से बात क्लियर हो गई। अब केशिका होता है, केशिका ये हमारे धमनी और सिरा का लास्ट वाला सेंटर पॉइंट होता है, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। अर्थात रुधिर क्या करता है, धमनी वाला भाग लेकर जाएगा और सिरा वाला भाग लेकर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर धमनी और सिरा इकट्ठा मिलेंगे ना, जहां पर मिलती हैं वहां पर एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं, और यह जाल जो होता है ये आपके मुख्य रूप से ऊतकों या फिर कोशिकाओं के पास पाया जाता है। ठीक है, कहां पर, ऊतकों या कोशिकाओं के पास पाया जाएगा, इसलिए इसको हम केशिका जाल कहते हैं। जहां पर वो जाल जैसे संरचना बनाएगा, तो ऐसे जाल जैसे संरचना को हम केशिका जाल कहते हैं, और यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे वास्तव में अंगों में पहुंचकर धमनियां धमनिकाओं में विभक्त हो जाती हैं और अंत में पतली पतली केशिकाओं में बट जाती है। ठीक है, ये छोटी छोटी धमनिकाएं जुड़कर सिरकाएं और फिर सिराएं बनाती हैं। इनकी पतली दीवारों से अपशिष्ट एवं पोषक पदार्थों तथा गैसों CO2 और O2 का विनिमय होता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्या बोला गया कि पहले सबसे पहले हृदय क्या होता है, हृदय, इसको यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ब्लैंक पेज में बनाएंगे। ठीक है भैया, कहाँ पर बनाएंगे, ब्लैंक पेज में। इसको हम बता दिया, हालांकि थोड़ा सा रिवीजन ही करा रहे हैं, बस ब्लैंक पेज में यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, हृदय होगा। बोलोगे हाँ सर जी, हृदय हो गया, इसको हम हृदय बना दे रहे हैं। हृदय से रुधिर जा रहा है, बोलोगे हाँ सर। सबसे पहले जाएगा किसमें, हृदय से जो रुधिर जाता है बाहर, तो वो जाता है महाधमनी में। हाँ जी ठीक है, महाधमनी में हम रुधिर को पहुंचा दिए। महाधमनी होता है बच्चों, महाधनी नहीं, महाधमनी होता है। ठीक है, महाधमनी में रुधिर चला गया। अब महाधमनी से जाएगा धमनी में बच्चों। ठीक है, रुधिर चला जाएगा कहाँ पर, धमनी में चला जाएगा। अब सोचो, यहाँ पर ध्यान देने की चीज और, ये जो आपकी महाधमनी होती है, ये थोड़ा सा पतली हो जाएगी, ये कई शाखाओं में बट जाएगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है, कोई भी चीज है, मान लेते हैं आपकी महाधमनी है, इसको हम फाड़ कर दो कर दें, तो बोलोगे सर जी पतली पतली हो जाएगा, है ना। तो ये महाधमनी आपकी छोटी सी पतली होगी, तो इसको हम कहेंगे धमनी। अब यह धमनी होती है बच्चों, और छोटी सी और पतली होगी, तो इसको कहेंगे हम छोटी धमनी। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको हम छोटी धमनी कहेंगे। इसको हम कल बता दिए थे, बस थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप लोग टॉपिक को कनेक्ट कर पाओ। छोटी धमनी के बाद आएगा धमनिका में। बोलोगे हाँ सर जी ठीक है, धमनिका बहुत ही पतली पतली शाखाओं में बटी होती है। धमनिका जो होती है बहुत ही छोटी छोटी शाखाओं में बटी होती है। धमनिका के बाद आएगा बच्चों केशिका। केशिका, जो भी रक्त होगा आपका, अशुद्ध रक्त होगा, वो आपके केशिका वाले भाग में आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, केशिका तक आया। अब केशिका में क्या होगा, ये जो धमनी है ना, अभी तक क्या ले जा रही है, O2 क्या ले जा रही है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर ले जा रही है। यहाँ पर लेकर जा रही केशिका पहुंचेगी। केशिका में आपका O2 यहाँ पर छोड़ देगी। क्या करेगी, यहाँ पर O2 छोड़ देगी। ठीक है, केशिका वाले भाग में O2 को छोड़ देगी। अब यहाँ से बनेगा, आगे क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा आपका सिराका। ठीक है, यहाँ पर धमनिका है, तो यहाँ पर बनेगा सिराका, सिराका या फिर सिराकाएं। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेगा, ये O2 को छोड़ रहा है, यहाँ से लेगा आपका CO2 ले लिया। अब आगे सिराका से आगे जाएगा आपका रक्त। कहाँ पर, यहाँ पर छोटी धमनी है, तो यहाँ पर आएगा छोटी सिरा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आएगा छोटी सिरा। अब छोटी सिरा से रुधिर आगे आएगा, छोटी सिरा से रुधिर आपका आगे आएगा। कहाँ पर आएगा, तो याद रखिए यहाँ पर धमनी है, तो हो जाएगा यहाँ पर सिरा, यहाँ पर हो जाएगा सिरा। अब सिरा के बाद आएगा यहाँ पर महाधमनी, यहाँ पर आएगा महासिरा। बोलोगे हाँ सर, महासिरा है ना जी। महासिरा से आएगा रुधिर कहाँ पे, आपका हृदय में आ जाएगा। ठीक है, महासिरा से रुधिर आपका कहाँ पर आ गया, हृदय में आ गया। अब हृदय में आए तो ये आपका रुधिर का एक पाथ बन रहा है। रुधिर का क्या है, ब्लड का एक पाथ बन रहा है, अर्थात रास्ता बन रहा है।
इस अर्थात यहाँ रुधिर जो होता है हृदय से पंप हुआ महाधमनी में, फिर धमनी, छोटी धमनी, धमनिका, केशिका, फिर उसके बाद सिराका, केशिका के बाद कहाँ पर आएगा, सिराका आएगा, फिर छोटी सिरा, सिरा, फिर महासिरा, और लास्ट में आएगा आपके हृदय में आ जाता है। ये आपका अशुद्ध रुधिर होता है, अर्थात यहाँ से पूरा गया अंगों में, ऊतकों में, वहां पर अब पाएगा आपका केशिका, फिर वहां से वापस आया आपके फिर से हृदय में आ गया रुधिर। इतनी सी बात समझ में आई। ये आपको पिछली क्लास में बता दिए थे, बस थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, टॉपिक को कनेक्ट कर पाओ। बता इसलिए रहे क्योंकि अभी आपको पढ़ाना है क्या, अभी आपको बताना है वो क्या है, लसिका, लसिका बताना है। लसिका वाला टॉपिक को हम क्लियर करते हैं, इसको हम करते हैं इरेज, और ये लसिका वाले टॉपिक में इसको जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी धमनी और सिरा ये बार बार अभी आते रहेंगे जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाता है। सारा काम धमनी और सिरा के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे लसिका परिसंचरण तंत्र, ठीक है बच्चों। तो लसिका परिसंचरण तंत्र के इसको पहले पढ़ने से पहले हम सीधा इसको हम ब्लैंक पेज में समझ लेते हैं, लसिका परिसंचरण तंत्र वास्तव में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लिखेंगे क्या, लसिका तंत्र, ठीक है। लसिका परिसंचरण तंत्र लिख दें सीधा परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, तो लिखेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम, LYMPHA, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जो बोल दो, लिम्फेटिक सिस्टम शॉर्टकट में याद रखना, इतना ही पर्याप्त है। होता क्या है, तो जैसा कि अभी आपको बताया ना कि धमनी ले जा रहा है, सिरा लेकर आ रहा है ना। लेकिन लसिका क्या होता है बच्चा लोग, यह एक रंगहीन, हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का यह रंगहीन ऊतक होता है, तरल ऊतक ये भी आता है। रुधिर भी तरल ऊतक है, ये भी आपका तरल ऊतक है। रुधिर में आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी शुद्ध, लाभदायक, हानिकारक पदार्थ सब पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अधिकतर हानिकारक पदार्थ पाए जाएंगे और कुछ लाभदायक पदार्थ भी पाए जाएंगे, ठीक है। इतना से याद रखना। इसका रंग होता है कैसा, रंगहीन होता है, रंग इसका एक्चुअल में नहीं होता है, और इसमें WBC की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, लिम्फोसाइट की मात्रा, हाँ ठीक है, लिम्फोसाइट की मात्रा इसमें पाई जाएगी, ठीक है। आपके रक्त बिंबाणु पाए जाएंगे, बिंबाणु मतलब समझ रहे हो ना, प्लेटलेट्स इसमें पाया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पाया जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाएगी, बहुत ही निम्न मात्रा में, ठीक है। और बाकी इसमें प्रोटीन, पोषक तत्व तो सब के आपके लसिका में पाया जाता है। जैसे रुधिर आपका तरल रूप में होता है ना, वैसे ये भी लसिका भी कैसा रहेगा, तरल रूप में। रुधिर आपका लाल रंग का होता है, लसिका आपका रंगहीन रहेगा, सफेद सफेद दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें आगे समझ लेते हैं हम लसिका का निर्माण होता कैसा है। लसिका का सबसे मेन पॉइंट होता है ना, निर्माण कैसे होता है। बाकी सबका तो हालांकि रुधिर का निर्माण कहाँ पे होता है आपको पता है कि हमारे हृदय में जो बोन मैरो होता है उसमें रुधिर का निर्माण होगा। सभी रुधिर का कोई ना कोई जीवन काल होगा, कभी न कभी मरेंगे। मरने के बाद कहाँ पर जाते हैं, प्लीहा में। प्लीहा इसको हम ब्लड बैंक कहते हैं या फिर रुधिर का कब्र कहते हैं, RBC की कब्र, याद रखना। प्लीहा को हम RBC की कब्र भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। और प्लीहा जो होता है इसमें जितने भी आपके वो होते हैं, RBC की कब्र भी कहते हैं, जितना भी आपके रुधिर होते हैं ना, वो सब मरने के बाद कहीं ना कहीं आपके प्लीहा वाले भाग में आते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं हम रुधिर लसिका परिसंचरण तंत्र में हम मान लेते हैं बच्चा लोग, ये आपका हृदय है, ठीक है, ये आपका हृदय है। सोचो कि हृदय से रक्त आ रहा है, हृदय से रक्त को लाने का काम कौन करता है, तो बोलोगे सर जी धमनी करती है ना, धमनी लेकर आ रही है। अब ये धमनी लेकर आएगी बच्चों, ठीक है, यहाँ पर धमनी, हम इसका धमनी का जाल बना दे रहे हैं, ठीक है, धमनी और सिरा का यहाँ पर जाल बना देंगे, और यहाँ पर सिरा लेकर जाएगी कहाँ पर, हृदय में। बोलोगे सर जी ठीक है, वही आप बार बार बता रहे हैं, बार बार बताएं, इसका मतलब क्या है। देखो, धमनी लेकर आई, जाल बनाई, सिरा वापस लेकर गए हृदय में, ठीक है। लेकिन यहीं पर क्या होता है बच्चों, जब ये क्या बोलते हैं रक्त का आदान प्रदान होता है ना, तो यहाँ पर कुछ मात्रा में आपका रुधिर छन जाता है, रुधिर का प्लाज्मा वाला हिस्सा थोड़ा सा छन जाता है। अब छनने के बाद सोचो, छनने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये एकत्रित होता रहता है, यहाँ पर एकत्रित होता रहता है। अब मेरी बात जरा सा ध्यान लगाकर सुनना, आप लोग अगर दिमाग होगा आपके पास, वैसे तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या
कि यहाँ पर लगातार रक्त तो छन रहा है, प्लाज्मा वाला हिस्सा यहाँ पर लगातार छन रहा है। हम मान लेते हैं ये हमारा हाथ है, ठीक है। इस हाथ में क्या है कि धमनी गया, सिरा भी आया, धमनी और सिरा एक जगह पर मिलेंगे, है ना, मान लेते इस स्थान पर मिले। अब मिलने के बाद क्या हुआ, ये रक्त का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उस वक्त यहाँ पर कुछ छन जा रहा है, कुछ प्लाज्मा वाला हिस्सा यहाँ पर छन जा रहा है। आप सोचो हमेशा ये छनता रहेगा, बोलोगे हाँ सर छनता रहेगा क्योंकि छनने वाला काम हो रहा है, तो हमेशा रक्त यहाँ पर छनता रहेगा, छनता रहेगा, छनता रहेगा, और यहाँ पर इकट्ठा नहीं होगा क्या? अगर यहाँ पर छनता 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 रहेगा ना, तो बहुत ज्यादा इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। अब इकट्ठा होता जाएगा तो उस वहां पर एक रोग हो जाता है, उसको कहते हैं हम हाथी पाँव या फिर फील पाँव, ठीक है, या एलिफेंटाइसिस कहते हैं, एलिफेंटाइसिस कहते हैं, या फिर हाथी पाँव रोग कहते हैं, या फिर इसको फील पाँव भी कहते हैं। अधिकतर हमारे किसी भी अंगों में हो सकता है, चाहे हाथ में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, किसी भी अंग में हो सकता है। अधिकतर देखा गया है कि हाथों में हो सकता है और पैरों में, ठीक है, अधिकांशतः देखा गया है। तो सोचो कि उस रोग को हमें नहीं करना, हमें रोगों को होना ही नहीं देना है। तो क्या करता है कि हमारे जो ऊपर वाले हैं ना भगवान, ऊपर वाले जो गॉड हैं, उन्होंने एक और सिस्टम तैयार कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो प्लाज्मा वाला हिस्सा ना एकत्रित होता रहेगा। तो क्या किए, यहाँ से एक और नली निकाले, क्या एक और नली निकाल दिए। बोलोगे सर क्यों निकाल दिए? अब सोचो ना भैया जरा सा कि ये अगर नली नहीं रहेगी तो इसका मतलब हम हमारे शरीर में हमेशा ये रक्त का जो रक्त छनता रहेगा। एक समय ऐसा है कि वहां पर बड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा वहां पर शरीर बढ़ जाएगा, है ना, और बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, होगी हमें चलने में भी दिक्कत होगी, उठने में, बैठने में, दौड़ने में, हर जगह दिक्कत होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो प्लीहा का निर्माण हुआ है, ये जो पदार्थ का निर्माण हुआ है, इस पदार्थ को कहते हैं हम लसिका। क्या कहेंगे इसको? हम लसिका कहते हैं बच्चों। इस पदार्थ को हम लसिका कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे हम लिम्फ, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको हम लिम्फ कहेंगे। अर्थात रुधिर का आदान प्रदान करते समय कुछ पदार्थ यहाँ पर छन जाते हैं, और यह पदार्थ कैसा होता है? रंगहीन होता है। याद रखना, यह पदार्थ कैसा होता है? रंगहीन होता है। अब रंगहीन होने के कारण इसका नाम ही अलग दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं? लसिका दे देते हैं बच्चा लोग। तो लसिका क्या हुआ, अब यहाँ पर लसिका एकत्रित ना हो जाए, ज्यादा इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक पतली सी वाहिनी, एक पतली सी नली जो होती है निर्माण होती है। इस पतली सी नली को हम कहेंगे लसिका वाहिनी। क्या कहेंगे इसको? हम लसिका वाहिनी कहेंगे। बोलोगे सर लसिका वाहिनी क्यों नाम दे रहे हैं? लसिका वाहिनी कहते हैं इसको। और लसिका वाहिनी देने का नाम क्या है, कारण क्या है इसका? क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर रुधिर बह रहा है, इस वाहिनी में क्या बह रहा है? रुधिर बह रहा है। तो इस रुधिर को हम क्या कह दिए? रुधिर वाहिनी। इस वाहिनी को हम कह दिया रुधिर वाहिनी, क्योंकि इसमें रुधिर बह रहा है। तो वैसे इस वाहिनी में आपका बहेगा क्या? लसिका बहेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? लसिका वाहिनी। तो बोलोगे सर क्या ये एक ही पाया जाएगा? तो नहीं, एक ही नहीं पाया जाएगा, बहुत सारे लसिका पाए जाते हैं। आप सोचो ना, हम सिर्फ एक अंग की बात की है, मान लेते हैं हमारी उंगली की बात की है, क्या इस उंगली में नहीं होगा? इस उंगली में भी होगा, इसमें भी रक्त छनेगा, और छनने के बाद कुछ ना कुछ पदार्थ बच ही जाएगा, ठीक है। तो वहां पर भी यही सेम प्रोसेस होगा, इस उंगली में भी होगा, जितने भी उंगलियां हैं सब में होगा, जितने भी अंग है सारे अंग में ये प्रोसेस चलता रहेगा। पैर में भी होता रहेगा, सिर में होता रहेगा, हाथ में होता रहेगा, पेट में होता रहेगा, हर जगह होता रहेगा। कहने का मतलब है कि जहां पर धमनी और सिरा ये दोनों मिलेंगी, केशिका बनाएगा, केशिका गुच्छ बनाएगा, और यहीं पर केशिका जल बना रहा है ना, यहीं पर आपके जो अपशिष्ट पदार्थ का छना हो रहा है, जो भी पदार्थ का छन रहा है वह रंगहीन पदार्थ है, इसको हम कहते हैं लसिका। और यह लसिका आगे चल करके ना बहती हुई चली जाती है, ठीक है। बगल में एक अंग और जोड़ लेते हैं, ठीक है, एक अंग और जोड़ लेते हैं। यहाँ पर एक लसिका वाहिनी और मिल गई, एक लसिका वाहिनी और मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक लसिका वाहिनी मिलने के बाद यहाँ पर एक गांठ जैसे संरचना बनाता है, इसको हम कहते हैं लसिका गांठ। इसको कहते हैं हम लसिका गांठ कहते हैं। क्यों कहते हैं लसिका गांठ? क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक लसिका वाहिनियां मिल जाती हैं। तो जहां पर एक से अधिक लसिका वाहिनियां मिलती हैं उसको, उस स्थान को हम लसिका गांठ के नाम से जानते हैं। अब यह रुधिर आपका ऊपर चढ़ता रहेगा, रुधिर सॉरी कह रहे हैं, लसिका यहाँ से ऊपर चढ़ता रहेगा, ठीक है, ऊपर चढ़ता रहेगा। तो इसमें भी सोचो ना, प्रेशर के साथ रक्त तो बहेगा नहीं, जो लसिका होता है ना प्रेशर के साथ नहीं बहेगा, ये कहीं वापस ना आ जाए, इसीलिए इसमें भी बीच बीच में क्या पाया जाएगा? वाल पाया जाएगा। कौन सा वाल? तो बोलोगे सर अर्धचंद्राकार वाल पाया जाएगा, अर्धचंद्राकार कपाट इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, हमारे सिरा वाले भाग में
शिरा वाले भाग में भी आपका अर्धचंद्राकार का पार्ट और लसिका वाले भाग में भी आपका अर्धचंद्राकार का पार्ट पाया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। ये आपका क्या है, हृदय है, इसको कहते हैं हम हृदय या हार्ट कहते हैं। ठीक है, देखिएगा हम बात करेंगे लसिका परिसंचरण तंत्र में क्या क्या काम आता है। तो सबसे पहले आपने देखा लसिका, सबसे पहले क्या देखा, लसिका, उसके बाद देखा लसिका वाहिनी, ठीक है, उसके बाद देखा लसिका गांठ। तो इसके बाद क्या और कुछ भी हो सकता है, तो हाँ इसके अलावा भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं लसिका, लसिका अंग कहते हैं बच्चा लोग, लसिका अंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट करके चाहे लिख लेना आप लोग। सबसे पहले लसिका आएगा, सबसे पहले लसिका अंग को नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले लसिका आएगा, लसिका लिख दे रहे हैं। उसके बाद लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी आएगी, लसिका वाहिनी आ गई है ना जी। इस लसिका वाहिनी के बाद क्या आएगा, लसिका गांठ, लसिका गांठ, लिम्फ नोड कहते हैं इसको इंग्लिश में हम, लसिका गांठ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं लिम्फ नोड, लिख दे रहे हैं बच्चा लोग, लिम्फ नोड। और इसको क्या कहते हैं, लसिका को हम कहते हैं लिम्फ, LYMPH। इसको लसिका वाहिनी को कहते हैं लिम्फ, लिम्फ LYMPH, लिम्फ वेसल्स कहते हैं, VESSELS, लिम्फ वेसल्स। आगे आ जाता है लसिका अंग, क्या बोले हम, लसिका, लसिका अंग आ जाता है बच्चा लोग। हाँ जी, अब लसिका अंग को क्या कहेंगे, लिम्फ ऑर्गन कहेंगे हम, LYMPH, लिम्फ ऑर्गन इसको हम कहते हैं। ओके जी, अब देखना ध्यान से, हम आपको पढ़ा के हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका एक ऐसा तंत्र है जहां पर सभी जितनी भी लसिका होती है ना, वो बहते 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 हुए वापस हृदय में चली जाती हैं। इसमें लिखा है तंत्र, कहने का मतलब है कि लसिका में काम आने वाले सभी अंग को हम क्या कहेंगे, लसिका तंत्र कहेंगे। यह पूरा अगर चारों मिल जाएगा तब हम इसको कहेंगे लसिका तंत्र कहेंगे। ठीक है बच्चों लोग, ये चारों अंग मिल करके लसिका तंत्र का निर्माण करता है। अब इसका कार्य क्या होता है, पहले इसका कार्य भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो लसिका गांठ है ना बच्चों, आपको याद होगा तो हम आपको एक टी लिम्फोसाइट बताए थे। क्या, टी लिम्फोसाइट। जब रुधिर की कोशिकाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, रुधिर कणिकाएं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में चर्चा किए थे। तो WBC के 6 प्रकार होते हैं, जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स ल्यूकोसाइट कहते हैं, इओसिनोफिल्स कहते हैं, बेसोफिल्स कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, मतलब ऐसे करके 6 प्रकार हैं। उसी में आपका एक टी होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, उसी में एक कोशिका होती है, टी लिम्फोसाइट कोशिका होती है। अब इस लसिका गांठ में, लसिका गांठ में जो लसिका गांठ होती है, इसमें आपका लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। यह आपके WBC के ही एक प्रकार होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। अब ये लिम्फोसाइट कोशिका करेगी क्या, तो याद रखना, यह प्रतिरक्षा करती है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, अर्थात प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र का ये निर्माण करेगी कौन, लिम्फोसाइट कोशिका। ये हमारे रुधिर में ही पाया जाएगा, लिम्फोसाइट कोशिका हमारे रुधिर में ही पाया जाएगा, और यह प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। अगर कोई कीटाणु, कोई जो होता है हानिकारक बैक्टीरिया हो गए, हानिकारक जीवाणु हो गए, कुछ भी आ जाते हैं, वो सब के सब हमारे एंट्री में, ब्लड में एंट्री करते हैं, घुसते हैं। अब घुसने के बाद क्या होते हैं, वो रोगाणु मतलब कि रोग फैलाना चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले, रोग फैलाने से पहले लड़ना होता है किससे, लिम्फोसाइट कोशिका से लड़ना होता है। अब जैसे लिम्फोसाइट कोशिका उसके पास आएगी तो क्या करेगा, जितनी भी लिम्फोसाइट कोशिकाएं रहेंगी सब उसको घेर लेंगी, घेरने के बाद उसको मारना चालू कर देती हैं। जितने भी रोगाणु आपके एंट्री के रहते हैं ना, सबको मार मार के खत्म कर देती है। ठीक है जी, तो हमारे लिम्फोसाइट क्या करती है, प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करती है, जिससे हमें रोगों से सुरक्षा मिलता है। ठीक है जी, अब आगे क्या होता है, यहाँ पर लिखे हैं लसिका अंग। तो शरीर में ऐसे कौन कौन सी अंग है जो कि लसिका अंग कहलाते हैं, तो याद रखना आप लोगों को, आप लोग याद रखना अच्छे से। बचपन में पाया जाता है थाइमस ग्रंथि, क्या, थाइमस ग्रंथि। इसका हम ग्रंथि चैप्टर में आप लोग इस ग्रंथि के बारे में बताएंगे
जब आएगा आपका सेकंड चैप्टर, उसका नाम क्या है, सेकंड चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक जब चैप्टर आएगा तो उसमें आपको थाइमस ग्रंथि के बारे में बताएंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना से याद रखो कि लसिका अंग क्या है, थाइमस ग्रंथि भी होती है। और क्या होता है, एक अभी आपको पता है प्लीहा, क्या बताएं, प्लीहा, जिसको हम रुधिर की आरबीसी की कब्र भी कहते हैं। आरबीसी का कब्र आपका प्लीहा कहलाता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखिए ये जो थाइमस होता है ना बच्चों, प्लीहा होता है, ये आपातकाल में जैसे आपके शरीर में रुधिर अचानक कम हो गया तो क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या रुधिर की कमी बताई जा रही है, तो ना क्या होता है कि प्लीहा क्या करती है, थोड़ा सा ब्लड ना अपने अंदर स्टोर करके रखती है। जैसे आपके शरीर में रुधिर की कमी आएगी तो तुरंत वहां से निकाल के आपके शरीर को रुधिर पहुंचा देती है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि जो होती है यह बचपन अवस्था में पाया जाता है, 0 से लेकर लगभग 12 वर्ष तक पाया जाएगा। जब तक यह पाया जाएगा तब तक बच्चा रोगग्रस्त नहीं हो सकता, बहुत रेयर केस में रोगी हो सकता है, क्योंकि यह थाइमस ग्रंथि जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण करता है और प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करने में सहायता करता है आपका थाइमस ग्रंथि। इसीलिए यह पाया कहाँ पर जाएगा, यह आपके दोनों जो हृदय होता है ना, हृदय के ऊपर ऐसे कवर किए रहेगा, हृदय के ऊपर ऐसे कवर किए रहेगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, 0 से लेकर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8, 9, 10, तो 10-12 साल तक जैसे आती है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म होना चालू कर देती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। बच्चों जिन लोगों को समझ में आ गया होगा वो लोग वीडियो को जो है आगे शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी जरूर बता देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो के बारे में जरूर बता देना, जिन लोगों को लगता है कि हमें लिम्फ वाला समझने में नहीं आता या फिर ऐसा बायोलॉजी समझने में नहीं आता, पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो उन लोगों को जब तक समझ में नहीं आता तब तक वो पढ़ने में मज़ा नहीं आता। समझ में आ गया तो बहुत मज़े हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कौन सा हमारी एनसीईआरटी क्या कह रहे हैं, तो प्लीहा के बारे में उसको हम देख लेते हैं। जी देखना ध्यान से। रुधिर, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण भी पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। यह तंत्र लसिका वाहिनियों, अभी बताए लिम्फ वेसल्स द्वारा संपूर्ण शरीर में फैला रहता है, ठीक है। अब लसिका परिसंचरण तंत्र निम्न भागों में मिलकर बना होता है। सबसे पहला आएगा लसिका, आएगा लिम्फ, इसको आपको हम बता दिए। यह एक प्रकार का द्रव जो संवहन में सहायता करता है, ठीक है। किसमें सहायता करेगा, संवहन में, अर्थात पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करता है, ठीक है। आगे है, उसे लसिका या तरल ऊतक कहते हैं। यह रंगहीन होता है, अभी आपको बताया ना कि रंगहीन होता है। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर केशिकाएं बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। इसको आप लोग हाईलाइट कर लेना कि प्लाज्मा में जो होता है ना, प्लाज्मा में प्रोटीन, रुधिर केशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं बाहर निकल कर ऊतक के अंतः कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, ठीक है। तथा लसिका का निर्माण होता है। वही आपको बताया ना कि जहां पर ये छनेगा और छनने के बाद यह ऊतक में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जाल बनाता है और यहाँ से कुछ पदार्थ आपके छन गए और छनने के बाद क्या बनाएगा, ये यहाँ पर एक ऊतक में चला आता है, ठीक है। अब ऊतक में आएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लसिका आ गई। अब लसिका के बाद यहाँ से एक अलग से वाहिनी निकलेगी जिसको हम क्या कहेंगे, लसिका वाहिनी, ठीक है। तो निर्माण करता है किसका, लसिका का निर्माण करता है। ये जो पदार्थ होता है ये आपको पदार्थ क्या कहलाएगा, लसिका कहलाता है, ठीक है बच्चा लोग। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है। हाँ जी, लसिका वाहिनी देखते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो भी लसिका का निर्माण हुआ है, यह लसिका अब यहाँ से ऊपर चढ़ेगी, है ना, लगातार ऊपर चढ़ेगी। तो किसके माध्यम से चढ़ेगी, तो लसिका वाहिनियों के माध्यम से चढ़ेगी। लसिका केशिकाएं परस्पर मिलकर लसिका वाहिनियों का निर्माण करती हैं। जितनी भी लसिका केशिकाएं होंगी यहाँ पर उन्हें बहुत पतली पतली केशिकाएं पाई जाती हैं, यह परस्पर मिल जाएंगी और मिलने के बाद लसिका वाहिनियों का निर्माण करती हैं। और लसिका वाहिनियों के अंदर लसिका नामक द्रव्य भरा होता है, ठीक है। अभी आपको बताएं नहीं, लसिका नामक द्रव्य भरा होता है जो रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है। किसका अंश होता है, रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है। आपको बताया भी कि जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड में जो 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है,
यही प्लाज्मा छनने के बाद आपके प्लाज्मा लसिका का निर्माण करता है। ठीक है, यह रुधिर वाहिनियां भी रंगहीन होती हैं। लसिका अंग बोले तो लिम्फ ऑर्गन। ठीक है, थाइमस ग्रंथि प्लीहा स्प्लीन इसको कहते हैं। ठीक है, प्लीहा को हम स्प्लीन के नाम से जानते हैं। यह टॉन्सिल से प्रमुख लसिका अंग है। टॉन्सिल से क्या होता है, तो टॉन्सिल मतलब यहाँ पर छोटी छोटी ना गांठें आपको दिखाई देती हैं। आपको ऐसे थोड़ा सा टच करोगे, महसूस करोगे तो छोटी छोटी ना गांठें पाई जाती हैं। बगल में भी थोड़ी थोड़ी गांठें पाई जाएंगी। जो गांठें होती हैं बच्चों, उसको कहते हैं टॉन्सिल्स, या फिर इसको टॉन्सिल्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई आप लोगों को। आपको प्लीहा के बारे में कोई सा भी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने प्लीहा के बारे में बहुत ही डीपली चर्चा किए हैं और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये देख लीजिए, थोड़ा सा लाइट ऑफ कर दें तो अब आपको अच्छे से दिखाई देगा, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको अच्छे से दिख रहा है सभी बच्चों लोग को? हाँ जी, ध्यान से देखना। यहाँ पर ध्यान से देखना। आपको यह लाल रंग का दिख रहा है, तो लाल वाला रंग आपका जो है इसको कहते हैं हम धमनी। ठीक है, जो नीला वाला भाग दिख रहा है इसको कहते हैं सिरा। जहां पर धमनी और सिरा दोनों मिलेगी वहीं पर आपका लसिका वाला पाया जाएगा। ठीक है, बाकी हरा हरा वाला भाग दिख रहा है आपको, बीच बीच में ये हरा हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ गांठें जैसी संरचना बना रही है। ठीक है, कुछ गांठ जैसे संरचना ये बना रही है, तो इसको हम कहते हैं लसिका गांठ। ठीक है, और जो भी हरा हरा वाला भाग है बच्चों, ये जो हरा हरा वाला भाग है, इस हरे वाले भाग को हम कहते हैं लसिका। ठीक है, बात समझ में। टॉन्सिल्स कहाँ पर होता है, यहाँ पर अभी आपको बताएं हम कि टॉन्सिल कहाँ पर होते हैं। यहाँ पर इस वाले पर, यहाँ पर थोड़ा सा टच करोगे तो आपका टॉन्सिल्स आपको दिखाई देता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि आपके हृदय के बीच में पाया जाता है। यहीं पर आपका हृदय पाता है और हृदय के ऊपर ही आपके थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। यह पूरे शरीर में छोटी छोटी गांठें ग्रंथियां बना करके रहती हैं। इसी ग्रंथियों में, इसी गांठों में आपके टी लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। अब यहाँ से अगर हम एक गांठ को जूम करके यहाँ पर बड़ा किए हैं, तो बड़ा करने के बाद आपको यह लाल रंग का दिख रहा है। लाल रंग की यह जो आर्टरी है अर्थात धमनी है। नीले रंग की इसको हम कहते हैं वेन अर्थात सिरा है। बाकी अन्य पूरा ये भाग जो होता है, ये पूरा भाग क्या होता है बच्चों, लिम्फ नोड या फिर इसको हम लसिका गांठ के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से समझ लेना कि हमारे शरीर में लसिका का प्रमुख कार्य क्या है। क्या बोले हम, हमारे बॉडी में लसिका का प्रमुख कार्य क्या है, व्हाट इज फंक्शन इन आवर बॉडी। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं अगर है कि नहीं, तो फिर इसके बाद ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं लसिका का प्रमुख कार्य क्या है। यह जो लसिका है ना बच्चों, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने में सहायता करता है। किसका, इम्यूनिटी बढ़ाता है। हम लोगों की जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी पक्षी हैं, जिनमें लसिका पाई जाएगा, उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है, ताकि रोगों से लड़ने में सुरक्षा हो सके हमारी। और क्या करता है, ये जितने भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है ना, उनका भी परिवहन करता रहता है। अर्थात अंगों से क्या करेगा, हमारे पूरे शरीर से जितनी भी लसिका का निर्माण होगा वो ला करके कहाँ पर छोड़ देती है, अंततः हृदय में छोड़ देती है। और हृदय में छोड़ेगी तो पुनः रक्त में मिल जाता है। ठीक है, हृदय में छोड़ेगी तो पुनः रक्त में मिल जाएगा, और रक्त में मिलने के बाद वापस वही प्रोसेस चालू, पूरे शरीर में जाएगा, छनेगा, फिर से बनेगा लसिका फिर से वापस लाएगी, हृदय में छोड़ देगी। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो बच्चों लोग लाइक कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी कर देना। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्विज कुछ देना होगा, तो क्विज आपको बता दे रहे हैं। क्विज क्या है, उसका आंसर जरूर दे देना। ठीक है, क्विज देखते हैं। इन सब का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, तो हम आंसर इसका बताएंगे बाद में। पहले आप लोगों को इसका करना है कमेंट। ठीक है, देखना यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाएं का कब्र या ब्लड निम्न में से किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है हृदय, तीसरा प्लीहा, चौथा अमाशय। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का आरबीसी का जो होता है कब्र किसको कहते हैं, इसको आप लोगों को कमेंट करना है। दूसरा प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का जो थक्का बनता है, हमारा रक्त ना जहां से कहीं बहने लगता है, चोट लग जाता है, बहने लगता है ना, कुछ देरी बाद देखेंगे तो वहां पर आपका थोड़ी देर में वहां पर कुछ घाव जिससे संरचना बन जाती है और वह वहां पे सूख जाता है। ठीक है, रक्त बहना बंद हो जाता है, उससे कहते हैं रक्त का थक्का बनना। और इस रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन होता है,
यहाँ पर एक चीज लिखा है, इसको सुधार लेना थोड़ा सा। यहाँ पर विषाणु लिखा, रक्त विषाणु, तो इसको लिख लेना आप लोग रक्त बिम्बाणु। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेना बच्चों बिम्बाणु। ठीक है, बिम्बाणु कहते हैं इसको, हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कहते हैं इसको। ओके जी, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर देखो, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका जिसको हम आरबीसी कहते हैं, संयुक्त रक्त कोशिका जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, रक्त बिम्बाणु या फिर इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो कौन इसमें कौन आपके सहायता करता है रक्त का थक्का बनाने में? अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो याद रखना, मनुष्य में, काकरोच में, घोड़ा, ऊंट, इन चारों में से किसमें आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, पादपों में फ्लोएम, पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है। कहने का मतलब है कि जो पादप होता है, पादपों में जो फ्लोएम पाया जाता है, ये किस काम के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो ये जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, एमिनो अम्ल संवहन के लिए, या ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। इन चारों में किसका संवहन करता है आपका? फ्लोएम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब अर्थात जो सिकुड़न होता है जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, उसका प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो याद रखना 120/80 यहाँ पर ऑप्शन है, 200/90 है, 140/90, 150/90 है। तो इसमें से कौन सा सही है उसको आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है, क्या हुआ है? दोहरा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। यह आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है हमारे शरीर में, ये भी इसको बताना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा, हालांकि ये आपके एग्जाम से रिलेटिव है कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसका चाहे आप लोग आंसर दीजिएगा या न दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ के लिखना जो भी लिखना। अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल प्रश्न हम आपको इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन अगर हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो उसका परिणाम हमारे शरीर में क्या हो सकता है, इसको भी आपको बताना है। ठीक है, मानव हृदय की काट का सचित्र वर्णन कीजिए। हमारे मनुष्य की जो हृदय की काट है, लंबवत काटेंगे तो उसका सचित्र वर्णन, उसके आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, आप लोगों को आगे है हृदय की कार्य विधि लिखिए। हृदय की कार्य विधि मतलब कि जो हमारा हार्ट होता है वो वर्क कैसे करता है, वर्क का काम कैसे करता है, इसकी कार्य विधि आप लोगों को लिखना है। डन। आज की हमारी क्लास हो गई कंप्लीट। जिन बच्चों को समझ में ना आया होगा वो आप लोग कमेंट करिएगा, इसका हम रिप्लाई अगली लाइव क्लास में जरूर देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।